सद्गुरु लोगों को स्पिरिचुअल योगा सिखाने और उन्हें लक्ष्य व जीवन की सही दिशा दिखाने के लिए मशहूर हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज समय निकालकर उन तक पहुंच ही जाते हैं। और अगर आप अभी तक सद्गुरु से नहीं मिले तो आपने किसी न किसी वीडियो या सोशल मीडिया एड्स में उन्हें जरूर देखा होगा। पर क्या आपको पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड रन करने के लिए हर रोज सद्गुरु 1,35,000 रुपए खर्च करते हैं। ये डेटा सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू और मुकेश अंबानी का OTT प्लेटफॉर्म वूट भी फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड पर इतना खर्च नहीं करते। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आखिर सद्गुरु के पास आता कहां से है, ये कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं और क्या है इनका मेन बिजनेस मॉडल। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम जगदीश वासुदेव है, जिन्हें लोग जग्गी वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। सद्गुरु के पिता आंख के डॉक्टर थे, वहीं माँ एक होम मेकर। जग्गी को बचपन से ही नेचर से खूब ज्यादा लगाव था और कई बार तो ऐसा होता था कि वो जंगल में कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे, जहाँ वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते रहते थे। शुरू से ही जग्गी की सोच अपने साथ के बच्चों से बहुत अलग थी। जब वो किसी भी चीज को देखते तो उसके बारे में सोचने लगते और खुद से तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देते थे। जैसे कि अगर उन्हें कोई पानी देता तो पानी को लेकर भी उनके मन में कई सवाल उठते, लाइक पानी आखिर क्या चीज है, इसका इस्तेमाल किसके लिए, कैसे और क्यों होता है, और वगैरह वगैरह। जैसे जैसे जग्गी वासुदेव की उम्र बढ़ने लगी, उनका मन सवालों में और भी ज्यादा उलझने लगा। उनकी इन्हीं सब आदतों को देखकर उनके पिता बहुत परेशान रहा करते थे कि आखिर ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। खैर, 12th कंप्लीट करने के बाद जग्गी वासुदेव ने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उनके पिता चाहते थे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लेकिन जग्गी ने बिजनेस करने का मन बना लिया था, इसलिए उन्होंने मैसूर में एक पोल्ट्री फार्म ओपन किया। उनका ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी फैमिली को ये बिजनेस पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व रहे। इस वजह से जग्गी ने पोल्ट्री फार्म को किराए पर देकर उससे दूरी बना ली और अपने एक इंजीनियर दोस्त के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बिल्डेज। दोस्तों, जग्गी वासुदेव का ये काम भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जिंदगी जीने के तरीके को बदल कर रख दिया। एक्चुअली जब वो 25 साल के थे तब एक दिन वो चामुंडी हिल गए, जो मैसूर में ही लोकेटेड है। यहाँ वो पहाड़ी के एक ऊंचे पत्थर पर जाकर बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे ही वो ध्यान में चले गए। उस वक्त उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे वो नेचर के साथ मिलकर उसी का एक पार्ट बन गए हैं। ये एहसास उनको एक बार नहीं बल्कि कई बार हुए और उन पलों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें संसार का सारा सुख एक साथ मिल गया हो। इसके बाद से उन्होंने ये तय किया कि अब वो इस एक्सपीरियंस को सभी के साथ अवेयर कराएंगे एंड इसके बाद वो अपने बिजनेस को छोड़कर इस एक्सपीरियंस का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में ऋषि प्रभाकर से योग की क्लास लेनी शुरू कर दी। इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 1986 में ऋषि प्रभाकर ने उन्हें कोयम्बटूर भेज दिया ताकि वो उनके अंडर इंस्टीट्यूशन सेटअप करके योगा की ट्रेनिंग देना शुरू कर सकें। लेकिन दोस्तों, कोयम्बटूर जाने के कुछ समय बाद जग्गी वासुदेव ऋषि प्रभाकर से अलग हो गए और उन्होंने खुद का एक अलग तरह के योगा की शुरुआत की, जिसका नाम था ईशा योगा, और ये काफी हद तक समाधि योगा से इंस्पायर्ड था। इसके बाद 1992 में इन्होंने कोयम्बटूर के पास ईसा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर कर्नाटक और हैदराबाद में यात्रा करना शुरू कर दिया, जहां वो अपनी स्पेशल योगा क्लासेस ऑर्गेनाइज किया करते थे। साल 1997 में जग्गी वासुदेव, जो अब सद्गुरु के नाम से जाने जाते थे, उन्हें तेजी से पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। उसी दौरान एक तमिल न्यूज़पेपर आनंदा विकड़न ने एक स्पिरिचुअल कॉलम की शुरुआत की, जिसका नाम था मन से रिलैक्स प्लीज। इस कॉलम के लिए सद्गुरु ने लिखना शुरू किया, जो रीडर्स को खूब ज्यादा पसंद आया एंड इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने 2007 में अपनी खुद की मैगजीन पब्लिश कर दी। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सद्गुरु की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि से उनकी नजदीकी बढ़ने लगी थी। ये नई बॉन्डिंग लोगों के बीच तब और भी ज्यादा फेमस हो गई जब चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में ट्री प्लांटेशन के दौरान एम करुणानिधि ने सद्गुरु के काम की जमकर तारीफ की। इसके बाद से ही सद्गुरु को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक खास रिकॉग्निशन मिलने लगी। 2008 में स्टार विजय नाम के एक टीवी चैनल पर सद्गुरु ने तमिल सेलिब्रिटीज के साथ स्पिरिचुअलिटी, सोशल इश्यूज और डायमेंशंस वगैरह की बात करना शुरू कर दिया। इससे वो ऑडियंस के बीच पॉपुलर तो हुए ही, साथ ही साउथ सेलिब्रिटीज के साथ भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गई। इसके बाद साल 2010 में ईसा फाउंडेशन ने एक नया शो लॉन्च किया, जिसका नाम था कन्वर्सेशन विद अ मिस्टेक। इस शो में भी वे वही कर रहे थे जो स्टार विजय चैनल पर किया करते थे,
यानी सोशल इश्यूज और स्पिरिचुअलिटी पर बात करना। लेकिन इस बार उनके साथ साउथ की जगह बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे। अब बात करें ईसा फाउंडेशन की, तो सरप्राइजिंगली इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ है। ईसा फाउंडेशन ने 2018 में 56.3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शो किया था, जो 2020 में ऑलमोस्ट डबल होकर 120 करोड़ रुपए हो गया। अब जैसा कि ये फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर है, इसलिए इसके रेवेन्यू का रिसेंट डेटा हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम देखें कि ईसा फाउंडेशन के पास किस किस तरह से पैसे आते हैं, तो उसमें से पहला है योगा सेशन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके बाद है इवेंट्स, जो पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है, जहां से इंडिया सहित दूसरे देशों में भी ये अपना प्रोडक्ट्स जैसे कि सदगुरु की लिखी हुई बुक्स, योगा क्लोथ्स, बॉडी केयर, कॉपर वेसल, रुद्राक्ष और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजें सेल करते हैं। इनका ऑफलाइन स्टोर भी है, साथ ही ये रियल एस्टेट एंड ऑर्गेनिक फूड के बिजनेस में भी हैं। एंड दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईसा फाउंडेशन को बड़ी संख्या में डोनेशन मिलते हैं। यहाँ कमाल की बात ये है कि इतने बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करें, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन और इसके बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए लगभग 2 लाख फुल टाइम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इतने एम्प्लॉयज को काम पर रखता है, तो शायद ही ये प्रॉफिट बना पाए। अब मजेदार बात ये है कि ईसा फाउंडेशन के पास 2.5 लाख एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो करते ही हैं, एंड इनमें से बहुत से लोग फ्री में अपनी सेवा देते हैं। और यही चीज सदगुरु के बिजनेस इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। पर सवाल ये है कि सदगुरु एक्चुअल में सेल करते क्या हैं? मैक्सिमम लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सेल करते हैं आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर। वो कैसे? चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके हाई पेड जॉब करने लगता है, मगर 1 या 2 साल गुजरने के बाद वो अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बार बार ऑफिस से छुट्टी, काम ना करने के बहाने, बॉस की डांट ये उसकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। एंड इन सब से तंग आकर वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जब किसी भी चीज से सुकून नहीं मिलता, तो वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। फिर उसी दौरान उसे सदगुरु प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जिसे वो फौरन ही ज्वाइन कर लेता है। वहाँ हर रोज उससे शांभवी महामुद्रा क्रिया कराया जाता है, जो चैंटिंग, ब्रीथिंग और मेडिटेशन का एक कॉम्बिनेशन है। रेगुलर 40 दिनों तक इस तरह की क्रिया करने से उसमें पहली बार रूटीन फॉलो करने की हैबिट डेवलप होती है, और उसकी स्ट्रक्चरलेस लाइफ को एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके बाद वो अपने काम को पॉजिटिवली हैंडल करके समय पर फुल एनर्जी के साथ पूरा करने लगता है। तो दोस्तों, सदगुरु के प्रोग्राम से आपके दोस्त की लाइफ तो स्ट्रक्चर्ड हुई ही, साथ ही उसे एक यूनिक आइडेंटिटी भी मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी कैसी? आइडेंटिटी एक स्पिरिचुअल पर्सन होने की, और ये पहचान ऐसी है जो खुद ब खुद लोगों को नेगेटिव चीजों से दूर करना शुरू कर देती है। इनके प्रोग्राम में एक कमाल की बात ये है कि इसका स्ट्रक्चर एक फनल की तरह है। यानी अगर आप इनके ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, तो आपको 2000 रुपए पे करना होगा। वहीं अगर आप सेम इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ऑफलाइन परचेज करते हैं, तो उसकी फीस है 20,000 रुपए। इस तरह के और भी कई सारे प्रोग्राम है, जहाँ एक प्रोग्राम को लेने के बाद आपको दूसरा सजेस्ट किया जाता है। ऐसे में आप एक लो कॉस्ट प्रोग्राम से बढ़ते बढ़ते कई प्रोग्राम्स को परचेज कर लेते हैं, जिसके बारे में आपने पहले से प्लान नहीं किया होता, और ये ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग का एक बड़ा सोर्स है। अब दोस्तों, सदगुरु ने अपनी एक ऐसी पर्सनल ब्रांड डेवलप कर रखी है कि लोग उनके साथ समय बिताने की इच्छा रखते हैं। एंड इसी के चलते ईसा फाउंडेशन सदगुरु के साथ यात्रा का पैकेज भी ऑफर करता है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, तो आप सदगुरु के साथ मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सदगुरु के साथ ग्रुप ट्रिप भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें 30 और 60 लोगों का ग्रुप होता है। अगर आप 30 लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो इस यात्रा के लिए आपको 5.5 लाख रुपए देने होंगे, और अगर 60 लोगों का ग्रुप चुनते हैं, तो 2.7 लाख रुपए। इसके अलावा आप 12 लाख रुपए देकर 12 दिनों के लिए सदगुरु के साथ बाइक पर हिमालय भी घूम सकते हैं। अब सवाल है कि ये पैकेजेस आखिर कितने लोग परचेज करते हैं? तो आपको बता दें कि 2021 में 60 लोगों वाले 17 ग्रुप्स और वहीं 30 लोगों के 2 ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसके अलावा सदगुरु फन शिवरात्रि भी होस्ट करते हैं, जिसके टिकट प्राइस 50,000 से 2.5 लाख तक वेरी करती है। जो लोग इस इवेंट में शामिल होते हैं और आश्रम कॉटेजेस में ठहरते हैं, उन्हें 800 रुपए रूम फीस भी देना होता है, और ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग का एक बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा सदगुरु को पेंटिंग्स का भी शौक है, और आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में सेल होती है। इनकी बनाई हुई टू लिव टोटली नाम की पहली पेंटिंग 4.14 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपने पसंदीदा बुल की
मौत के बाद उसकी याद में भैरव नाम की एक दूसरी पेंटिंग बनाई, जिसकी नीलामी 5 करोड़ रुपए में हुई। दोस्तों, सद्गुरु आज इतने पॉपुलर हैं कि देश सहित विदेशों में भी इनके लाखों प्रशंसक मौजूद हैं और इनके योगा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इंडिया आते रहते हैं। लेकिन ये सब तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक लोग इनसे अवेयर ना हो, और इस अवेयरनेस को फैलाने में इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड ने तो कमाल दिखाया ही है, लेकिन इसके अलावा यूट्यूब का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनके कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर रेगुलर कंटेंट अपलोड करके ये लोगों से जुड़े रहते हैं, और यहाँ से भी ये महीने के 30 से 35 लाख रुपए तक अर्न करते हैं। यूट्यूब पर ये लगभग हर बड़े पॉडकास्टर के साथ कोलैबोरेट करते नजर आ ही जाते हैं, जिनमें बियर बाइसेप और जो रोगन भी शामिल है। इसके अलावा ये सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स जैसे कि रतन टाटा के साथ भी दिख जाते हैं। इससे सद्गुरु पर लोगों का विश्वास बढ़ता है और बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ने लग जाते हैं। इन सभी चीजों के साथ सद्गुरु बहुत से सोशल कॉजेस और एनवायरमेंट के लिए भी कैंपेन रन करते नजर आ जाते हैं, जैसे कि रैली फॉर रिवर्स और सेफ सॉइल। इन कैंपेन्स के तहत ईसा वॉलंटियर्स नदियों और लोकल स्पेसीज को बचाने के लिए अब तक लाखों की संख्या में पेड़ लगा चुके हैं। एनवायरमेंट को लेकर सद्गुरु के ये स्टेप्स नेचर के प्रति उनके लगाव को रिफ्लेक्ट करती है। यानी उनका कैंपेन होता तो सोशल कॉजेस के लिए है, बट इनडायरेक्टली इससे इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी हो जाती है। अब ये तो हुई बिजनेस की बात, जिसे सद्गुरु ने बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ वो कई बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी घिर चुके हैं। असल में ईसा फाउंडेशन एक पब्लिक चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसे ना के बराबर टैक्स पे करना होता है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ईसा फाउंडेशन ने 2018 में 56.3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शो किया था। तो आपको बता दें कि इनमें से 35.8 करोड़ रुपए इसे डोनेशन से मिले थे। अब कंट्रोवर्सी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन टैक्स से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की सेल से आने वाले पैसों को भी डोनेशन का पैसा बताता है। जैसे कि तमिलनाडु के डिंडीगुल में रहने वाले एक ऑर्गेनिक फार्मर नग्गापन गौतम का कहना है कि 2017 में उन्होंने ईसा के मदुरई सेंटर से एक बार 8,000 और दोबारा 3,000 रुपए के पौधे खरीदे थे। इसके लिए उस शॉप ने ना इन्हें बिल दिया और ना ही इन्होंने मांगा। इसके 3 से 4 महीने के बाद उन्हें एक ईमेल रिसीव हुआ, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ईसा फाउंडेशन को 1242 रुपए का दान किया है। इस तरह के और भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें बिल को डोनेशन के रूप में दिखाया गया है। खैर, ये बहुत ही पुराने केसेस हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें अब सुधार हो चुका होगा। वहीं आज हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ईसा फाउंडेशन ने समाज को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े स्टेप्स लिए। जैसे कि 2003 में इसने एक्शन फॉर रूरल रेजुविनेशन नाम से अपनी सोशल आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसका मकसद गाँव में रहने वाले लोगों की हेल्थ और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना था। इसके साथ ही ईसा विद्या एजुकेशन के फील्ड में काम करता है, जिसके जरिए बड़ी संख्या में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन ऑफर किया जाता है। इसके लिए 7 स्कूल बनाए गए हैं, जिनमें 7,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही सद्गुरु ने अपने ग्रीन हैंड्स प्रोजेक्ट के तहत ये लक्ष्य बनाया है कि हर साल तमिलनाडु में कम से कम 10% नए पौधे लगाए जाएंगे। उनके इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए 2010 में सरकार ने इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया था। साथ ही साल 2017 में आध्यात्मिक क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और आज ये इंडिया के टॉप 50 मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में 40वें स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी सद्गुरु और उनके बिजनेस एंड रेवेन्यू से जुड़ी कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन।